जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। और आज हम जीके जीएस का 19वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ठीक है, 18 प्रैक्टिस सेट इससे पहले अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो 19वां प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लगाते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रेहला पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता आपका मोरक्को का यात्री था। कहां का था? तो मोरक्को का यात्री था, जो भारत में आया था किसके टाइम पे? तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये भारत में आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर किसका टाइम चल रहा था? तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश में शासक कौन था? तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। ठीक है, इसके टाइम पे ये भारत में आता है और इसने रेहला नामक अपना एक यात्रा वृतांत लिखा था। एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो 1333 में, कब? तो 1333 में इसको क्या किया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने किया था? तो आपका एमबीटी ने। किसको नियुक्त किया था? काजी मतलब एक तरीके से न्यायाधीश कह सकते हो। ठीक है, तो न्याय करने वाला। तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1333 में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो रेहला है। वही अगर अल बरूनी की बात करता हूं तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ, ठीक है, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ भारत आया। और इसका एक बड़ा फेमस पुस्तक है जिसको आप किताब उल हिंद के नाम से जानते हो। तो इसकी किताब का नाम क्या है? तो किताब उल हिंद। ठीक है, या तहकीकात ए हिंद भी बोलते हैं इसको, या कह सकते हो आप भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज या भारत एक खोज। ठीक है, तो ये इस किसने लिखी थी? तो अलबरू ने लिखी थी, है ना। तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। क्या लेखक है? तारानाथ एक तिब्बती तिब्बती लेखक है ना, तिब्बती लेखक है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव जंतु जो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं, या नाइट्रोजन का जो पदार्थ होता है वेस्ट, उसका उत्सर्जन के आधार पे उसके उत्सर्जन के आधार पे जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है आपका जो अमोनिया का, यानी कि पहला कौन सा पदार्थ स्रावित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं? तो पहला होता है आपका अमोनिया, दूसरा होता है आपका यूरिक अम्ल, और तीसरा होता है आपका यूरिया। तीसरा क्या होता है आपका? यूरिया। तो जो नाइट्रोजनी बेस्ड पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं, उनका उत्सर्जन करने वाले जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, एक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले, और एक यूरिया का उत्सर्जन करने वाले। ठीक है, तो निम्न में से कहा है कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका यूरिकोटैलिक। तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको आप यूरिकोटैलिक कहते हो। ठीक है, जैसे आपके जितने भी आपके पक्षी होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पक्षी होते हैं सारे यूरिकोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक की बात करता हूं तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। जैसे आपकी मछलियां हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी इसमें? आपकी मछलियां हो जाएंगी। वही यूरियोटैलिक की बात करता हूं तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे आपके स्तनधारी, या स्तनधारी कह सकते हो, स्तनधारी। ठीक है, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनियोटैलिक कहलाते हैं, अमोनोटैलिक। और जो आपका यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुबंधीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन, ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल स्केल्टल स्केल्टल सिस्टम। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग, तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र में? ठीक है, आपको पता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां।
इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होती है आपकी अक्षीय कंकाल तंत्र की हड्डियां, अक्षीय कंकाल तंत्र की हड्डियां, ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र की हड्डियां, जिसमें आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, जिसमें आपकी 80 हड्डियां पाई जाती हैं। दूसरा होता है आपका अनुबंधीय कंकाल तंत्र, दूसरा कौन सा होता है, अनुबंधीय कंकाल तंत्र, जिसमें आपकी कंकाल तंत्र जिसमें आपकी 126 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां, तो 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में आपका कौन कौन सा हिस्सा आता है, जैसे आपका सिर आता है, ठीक है, जिसमें आपका सिर आता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी आती है, ठीक है। ये चीजें किसमें आती हैं, आपके अक्षीय कंकाल तंत्र में आती हैं। अनुबंधीय कंकाल तंत्र में आपके हाथ पैर की हड्डियां आती हैं। तो किसकी आती हैं, तो हाथ और पैर की हड्डियां किसमें आती हैं आपकी, तो अनुबंधीय कंकाल तंत्र में आती हैं। तो इसकी संख्या 126 होती है, जबकि अक्षीय कंकाल तंत्र की संख्या में हड्डियां कितनी होती हैं, तो 80 होती हैं। टोटल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है 126। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मुगल कालीन व्यवस्था में परगना परगना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, तो जो परगना होता था उसका प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता। स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है, क्या कहलाता था, तो आपका सिकदार कहलाता था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका सिकदार कहलाता था। वही में अगर आमिल की बात करता हूं, तो आमिल क्या होता था, तो जिले का राजस्व कलेक्ट करने वाला प्रमुख होता था, यानी कि राजस्व का प्रमुख होता था, राजस्व जो कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, जिले पर, तो उसका जो प्रमुख होता था वो आपका आमिल कहलाता था। अगर मैं बख्शी की बात करता हूं, तो बख्शी आपका प्रांत की जो सेना होती थी, प्रांत की सेना का प्रमुख कौन कहलाता था आपका, तो क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था बख्शी कहलाता था। अगर मैं कोतवाल की बात करता हूं, तो नगर के प्रधान को, नगर का जो देखरेख करता था, नगर के प्रधान को क्या कहा जाता था, आपका कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे जो नाम प्रचलन थे, सब सारे जो नाम प्रचलित में थे, वो आपके मुगल कालीन व्यवस्था से संबंधित थे। किस काल में, तो मुगल काल व्यवस्था में ये आपको देखने को मिलते हैं। सिकदार क्या होता था, तो परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल क्या होता था, जिले का राजस्व का प्रमुख होता था। बख्शी क्या होता था, प्रांत की सेना का प्रमुख होता था। कोतवाल आपकी नगर का प्रधान माना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसने बताया था कि जो भी पर्वत निर्माण हो रहा है वो भूसन्नतियों में पड़े अवसादों में बलन से हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कभी क्या हुआ था कि ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये मान लेते हैं कि ये यूरेशियन प्लेट है। कौन सी है, तो यूरेशियन प्लेट है। ये आपको पता है कि पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला भाग है वो कई प्लेटों में विभाजित है, और प्लेटें क्या कर रही हैं, अपने एक जगह स्थिर नहीं है और वो तैर रही हैं, ठीक है, इधर से उधर तैर रही हैं। तो तीन तरह की गतियां देखने को मिलती हैं। एक गति होती है जो एक दूसरे के पास आती है, एक गति होती है जो एक दूसरे से दूर जाती है, और एक गति होती है जो एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इन गतियों के चलते, प्लेटों की गतियों के चलते, अगर मान लेते हैं कि यूरेशियन प्लेट थी, तो यहाँ पर एक तैथिस भूसन्नति थी। क्या थी आपकी, तो तैथिस भूसन्नति थी, ठीक है। और ये आपकी मान लेते हैं कि ये आपकी इंडियन प्लेट थी। ये कौन सी प्लेट थी, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है। कालांतर में इंडियन प्लेट का जो मतलब कह सकते हो ये गई किधर, तो ये आपकी किधर जा रही थी, तो ये आपकी उत्तर पूरब में बह रही थी। तो उत्तर पूरब में बहने के चक्कर में इसको यूरेशियन प्लेट से टकराना पड़ा, और तैथिस भूसन्नति के जो अवसाद थे वो क्या हो गए, उनमें बलन पड़ गया, ठीक है। यानी कि अवसादों में बलन पड़ा तो ये आगे ऊपर उठ गए। तो ऊपर उठने से जो आपकी तैथिस भूसन्नति थी, इसके अवसादों में जब बलन पड़ा तो यहीं से आपके किसकी उत्पत्ति हो गई, तो ये उत्पत्ति मानी जाती है आपकी हिमालय की, ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तैथिस भूसन्नति में अवसादों में, तैथिस भूसन्नति के पड़े अवसादों में बलन से, ठीक है। तो तैथिस भूसन्नति के अवसादों में बलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो ये सिद्धांत जो था, यानी कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आपका कोवर महोदय ने। किसने दिया था, कोवर महोदय ने। अगर मैं वेगनर की बात करता हूं, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था,
तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपका वेगनर महोदय ने दिया था। अगर हैरी हैस की बात करता हूं तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हैरी हैस ने दिया था। तो प्लेट नाम जो दिया था ये किसने दिया था? तो टूजो विल्सन ने दिया था। तो प्लेट नाम किसने दिया था? तो प्लेट नाम आपका टूजो विल्सन ने दिया था। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपके शहर दे रखे हैं और दूसरी साइड वो शहर किसके लिए प्रचलित है ना, किसके लिए फेमस है, वो आपको दे रखा है। अगर मैं हवाना की बात करता हूं तो सिगार के लिए फेमस है। ढाका की बात करता हूं तो कालीन उद्योग के लिए फेमस है। नगोया की बात करता हूं तो जहाज निर्माण के लिए फेमस है। लेकिन वेनिस की बात करूंगा तो वेनिस इटली का शहर डेयरी उद्योग के लिए नहीं, आपका कांच उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? तो कांच उद्योग के लिए फेमस है। अगर डेयरी उद्योग की बात करूंगा तो डेयरी उद्योग के लिए आपका वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का शहर आपका बड़ा फेमस है। इसमें इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झूमिंग खेती को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग खेती को मैक्सिको में आपको पता है मिल्पा नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर सही होने वाला है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो झूमिंग खेती क्या है? तो झूमिंग खेती एक ऐसी प्रकार की खेती है जहां जंगलों को काट करके वहां कुछ टाइम के लिए खेती की जाती है। जब तक जमीन उर्वर रहती है तब तक वहां खेती की जाती है, फिर उसके बाद उस जमीन को छोड़ करके आगे जंगलों की कटाई करके फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो झूमिंग खेती उत्तर पश्चिम भारत में बड़ी प्रचलन में है, जिसको झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं या स्थानांतरण खेती भी इसको कहते हैं। रोका की बात करता हूं, झूमिंग खेती का ही नाम है एक रोका, जिसको ब्राजील में कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील में झूमिंग खेती को ब्राजील में रोका कहा जाता है। अगर मैं लदांग की बात करूं तो झूमिंग खेती को लदांग आपका मलेशिया में कहा जाता है। कहां पर आपका? तो मलेशिया में कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण मिलता है? ठीक है, तो किस पर मिलता है? तो आपको अनुच्छेद 20 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अनुच्छेद 20। जब आपको कभी अगर गिरफ्तारी होती है तो उनमें आपको संरक्षण देने का काम अनुच्छेद 20 करता है, और 20 आपको पता है आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं, चाहे आपातकाल भी लागू हो। 20 आपको गिरफ्तारी में संरक्षण देता है। अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये आपका देता है 21। ठीक है, वही अगर अनुच्छेद 21A की बात करूं तो ये आपको शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार देता है, तो शिक्षा का अधिकार देने वाला आर्टिकल कौन सा है आपका? तो अनुच्छेद 21A है। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है आपको ये कहता है आपको जब आप गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी में संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है? तो गिरफ्तारी में संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 देता है। ठीक है, 20 क्या देता है? 20 आपको अपराधी ठहराए जाने में संरक्षण देता है, लेकिन गिरफ्तारी में संरक्षण आपको कौन देता है? तो अनुच्छेद 22 देता है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। एक और बात बता दूं कि ये सभी क्या है आपके? तो ये सभी फंडामेंटल राइट हैं, और फंडामेंटल राइट को यानी कि मौलिक अधिकारों को भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में जगह मिली है, और 12 से लेकर के ये आपके 35 अनुच्छेद तक जगह घेरते हैं। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, यानी कि 35 वर्ष की आयु उसने कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, 18 वर्ष की आयु आपको पता है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितना आयु की जरूरत है? तो ग्राम सभा का सदस्य आप 18 वर्ष की उम्र पर बन जाते हो। वही 25 वर्ष की बात करता हूं तो लोकसभा का सांसद बनने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? तो आपको 25 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। अगर मैं वही 30 की बात करता हूं तो आपको राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए।
इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो कौन सा दर्रा है? ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, आधा आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब तक आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो ये सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो कौन सा दर्रा हिमालय प्रदेश में नहीं है? ठीक है, आपको पता है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और यहीं से आपकी भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है। सतलज नदी का प्रवेश भारत में सिपकिला दर्रा से होता है। बाड़ा लाचाला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लेकिन माना, ठीक है, माना, नीति और आपका लिपुलेख दर्रा, कौन सा? तो लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे आपके कहां पड़ते हैं? तो ये आपके उत्तराखंड में पड़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे अवस्थित है? तो कौन सा शहर है चंबल नदी के किनारे, है ना? चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आपका ग्वालियर होने वाला है। ग्वालियर और कोटा जैसे शहर आपके चंबल नदी के किनारे हैं। वहीं कानपुर की बात करता हूं तो आपको पता है ये आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगर मैं अजमेर की बात करता हूं तो ये आपका लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अयोध्या की बात करता हूं, आपको पता है ये सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका मुख्यालय होने वाला है नैरोबी में। कहां पर होने वाला है? नैरोबी में। ठीक है, वहीं अगर यूएनईपी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? तो यूएनईपी की बात करता हूं, यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करता हूं। इसकी स्थापना 5 जून, कब? इसकी स्थापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। तो कब होती है इसकी स्थापना? तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय नैरोबी में बनाया जाता है। और आपको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, जो कि आपकी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना के दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, जेनेवा की बात करता हूं तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1995 में होती है। ठीक है, डब्ल्यूटीए की स्थापना कब होती है? आपका 1995 में। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करता हूं तो न्यूयॉर्क में आपका यूएनडीपी का मुख्यालय है। किसका है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसका है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? आपका न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1965 में होती है। ठीक है, वहीं अगर वाशिंगटन डीसी की बात करता हूं तो वाशिंगटन डीसी में आपको पता है एक आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, और दूसरा आपका आईएमएफ का मुख्यालय है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, और आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और वहीं आईएमएफ का मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से वेणेश्वर मेला किस राज्य में लगता है? तो वेणेश्वर मेला आपका राजस्थान राज्य में लगता है। और वेणेश्वर मेला की बात बता दूं तो इसमें जो आपकी भील जनजाति है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, इसीलिए यानी कि जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है इस मेले को, इसीलिए इसको जनजातियों का कुंभ कहा जाता है। तो जनजातियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ये आपका वेणेश्वर मेला को कहा जाता है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो तड़ेतर मेला आपका कहां पर लगता है? तो तरेणतर मेला आपका गुजरात में लगता है। ठीक है, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो गंगा सागर मेला आपका कहां पर लगता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। वहीं अगर सोनपुर मेला की बात करूं, सोनपुर पशु मेला की बात करता हूं, तो ये आपका बिहार में लगता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो लाल सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है, कौन सा देश करता है? तो ये मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, ये सभी आपका सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अगर लाल सागर की थोड़ा सा सीमा दिखाने की कोशिश करूं
तो आप देख पाओगे कि ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये क्या है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका भारत का प्रायद्वीप है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये क्या है आपका, तो ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अरब का पठार है, ये क्या है आपका अरब का पठार है या अरब प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप है, ठीक है, ये वाला भाग है ना। और अरब प्रायद्वीप के आप कह सकते हो आप पश्चिम में ये वाला जो भाग है ये आपका क्या है, ये आपका लाल सागर है, ये क्या है आपका लाल सागर है। तो लाल सागर से 4 देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो आपका एक मिस्र हो जाता है, यहाँ पर आपका मिस्र हो जाता है, ठीक है, यहीं पर आपका इजराइल हो जाता है, और एक आपका यहीं पर आपका कह सकते हो आप जॉर्डन होता है, और एक आपका ये सऊदी अरब करता है, ठीक है। तो 4 देश सीमा साझा करते हैं। तो इसमें एक और होता है आपका सऊदी अरेबिया, है ना। तो सऊदी अरेबिया आपका क्या करता है, तो सऊदी अरब भी आपका लाल सागर से सीमा साझा करता है। अगर सऊदी अरब की मैं बात करूं उसकी राजधानी की, तो रियाद हो जाती है, क्या हो जाती है, रियाद। मिस्र की बात करता हूं तो काहिरा इसकी राजधानी है, क्या राजधानी है, काहिरा। इजराइल की बात करता हूं तो यरूशलेम इसकी राजधानी हो जाती है, क्या हो जाती है, यरूशलेम या जेरूशलेम। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाती है, क्या हो जाती है, अम्मान हो जाती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो नाभिकीय ईंधन परिषद, ये नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय आपका हैदराबाद में है, गुरु जल बोर्ड आपका मुंबई में है, ये भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड आपका जादूगोड़ा में है। तो इसका मतलब ये है कि सभी ये सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2027 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि जो 2027 का वर्ल्ड कप है किसका, तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, वो कब होगा, कहां पर होगा, तो 2027 का है। और ये संस्करण कौन सा है, तो आपको ये 14वां संस्करण आपको याद रखना है। कौन सा संस्करण हो जाएगा, ये 14वां। तो कहां पर होना है, ये होना है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आपको पता है कि 2027 का 14वां संस्करण होने वाला है। कौन सा वाला, 14वां संस्करण। आपको पता है कि भारत में इससे पहले 2023 का वर्ल्ड कप हो चुका है, और वो कौन सा संस्करण था, तो 13वां संस्करण था, जिसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार इस कप को जीता था, ठीक है। और फाइनल में हराया किसको था, तो इंडिया को, भारत को। इंग्लैंड में आपको पता है 2019 का कौन सा 12वां विश्व कप हो चुका था, जिसमें आपकी इंग्लैंड ही क्या रही थी, विजेता रही थी। और वेस्ट इंडीज एवं यूएसए में आपको पता है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है क्रिकेट का, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंडनबर्ग कौन सी रेखा, हिंडनबर्ग रेखा निम्न में से किन देशों के मध्य अवस्थित है। तो हिंडनबर्ग जो रेखा है आपकी जर्मनी और पोलैंड के मध्य अवस्थित है। कहां पर, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य। अगर मैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करता हूं तो इनके बीच 38वीं समांतर रेखा होती है। कौन सी, 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। अगर मैं अमेरिका और कनाडा की बात करता हूं तो 49वीं या 49th आपकी जो समांतर रेखा है या पैरेलल लाइन है, वो आपकी कनाडा और यूएसए के मध्य है। भारत पाकिस्तान के मध्य आपको पता है कौन सी रेखा है, तो आपकी रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि बगलहार, कौन सी, बगलहार, बगलहार परियोजना निम्न में से नदियों में से किस एक पर अवस्थित है। तो बगलहार परियोजना आपको पता है कि किस नदी पर है, तो आपकी चिनाब नदी पर है। और बगलहार के साथ साथ आपको पता है कि दुलहस्ती परियोजना, ठीक है, आपकी सलाल परियोजना, कौन सी, सलाल परियोजना, ये तीनों परियोजना आपकी चिनाब नदी पर पड़ती हैं, ठीक है। आपको पता है सतलज नदी पर आपकी भाखड़ा नागल परियोजना आपकी कहां पर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना आपकी सतलज नदी पर पड़ती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो सफेद सोना किसको कहा जाता है, सफेद सोना आपका प्लेटेनियम को कहा जाता है, प्लेटियम को कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेटेनियम को आपका क्या कहा जाता है, प्लेटियम, है ना, ये क्या है आपका प्लेटियम है, इसको सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। पारे को आपको पता है
क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारे को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद होने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं कर्म योग, राजयोग और आपकी ज्ञान योग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रामकृष्ण परमहंस की बात करता हूं तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। राजा राममोहन राय द्वारा लिखित पुस्तकों की बात करता हूं तो एक का नाम हो जाता है आपका संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी जो आपकी किस भाषा में थी? तो ये आपकी बांग्ला भाषा में थी, है ना। किसके द्वारा लिखित है ये आपकी राजा राममोहन राय के द्वारा। अगर मैं एक और बात करता हूं तो मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार भी किसके द्वारा लिखित है? तो ये भी आपका राजा राममोहन राय के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगर मैं दयानंद सरस्वती की बात करता हूं तो इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। कौन सी? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। आशा करता हूं कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।